दोस्तों, आज के इस मॉडर्न टाइम में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के बहुत सारे रास्ते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन अगर एक कॉमन मैन की बात करें तो अगर उसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक या गुजरात से आसाम तक का सफर तय करना हो तो उसकी सबसे पहली पसंद होती है इंडियन रेलवे। जी हाँ, ये वही इंडियन रेलवे है जिसका आज रूट लेंथ नेटवर्क लगभग 68,043 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें 22,593 पैसेंजर ट्रेन, 8,479 फ्री ट्रेन हैं और ये प्रतिदिन लगभग 2.04 करोड़ पैसेंजर्स को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाती हैं। मेरे दोस्त, रेलवे का विकास ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था और ये विकास उन्होंने इसलिए किया था ताकि वो इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाले जो भी एरियाज हैं उनको वो एक्सपोर्ट करने वाले जो पोर्ट्स हैं, जो केंद्र हैं, उनसे वो जोड़ सके उसको। और उनके इसी प्रयास से जन्म होता है इंडियन रेलवे का। आज के टाइम में इंडियन रेलवे सिंगल मैनेजमेंट सिस्टम में आने वाले विश्व के सबसे बड़े रेलवे सिस्टम में से एक है और उसके साथ साथ ये यूथ के लिए भी एक बहुत बड़ा करियर का क्षेत्र बन चुका है। यानी कि इसने यूथ को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी एक बहुत बड़ा सेक्टर प्रोवाइड किया है। आप सभी जानते हैं कि भाई रेलवे की वैकेंसी किसी से अछूती नहीं है। कोई भी इंसान अगर पढ़ रहा है तो उसको अगर पूछा जाए कि रेलवे की वैकेंसी में आपने फॉर्म भरा है तो लगभग 10 में से 9 बच्चे कहेंगे कि जी हाँ, मैंने फॉर्म भरा है। तो इतना बड़ा सेक्टर है इसका एम्प्लॉयमेंट का। तो आज इंडियन रेलवे की इस केस स्टडी में हम इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को जानेंगे और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स के जमाने में कॉलोनियल एंटरप्राइज से स्टार्ट होकर आज ये नेशनल इकोनॉमी का एक मजबूत पहिया बना है और उसके साथ साथ ये युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के क्षेत्र में पहली पसंद भी बन चुका है। तो फटाफट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस वीडियो को भी मैं 2 फेजेस में बताने वाला हूँ। सबसे पहला हमारा होगा इंडियन रेलवे की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इसके इंफॉर्मेटिव नॉलेज को, और दूसरा फेज होगा कि इसमें क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन सी पोस्ट आती है, कितने तरह की पोस्ट कैटेगरी होती है, ये सारा डिटेल्स मैं आप लोग को देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। तो तैयार हैं आप लोग मेरे साथ इंडियन रेलवे की इस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जर्नी को देखने के लिए? तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, बात करें अगर इंडियन रेलवे की हिस्ट्री की तो ये लगभग 165 साल से भी अधिक पुराना है, जिसमें भारत का पहला जो पैसेंजर ट्रेन था वो 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरी बंदर से लेकर ठाणे तक चला था। इसमें इसने लगभग 34 किलोमीटर का सफर तय किया था और इसके साथ साथ कुल मिलाकर 400 लोगों ने भी इसमें सफर तय किया था। और इस ट्रेन को 3 लोकोमोटिव्स ऑपरेट कर रहे थे जिनका नाम था साहिब, सिंधु और सुल्तान। इसमें कुल मिलाकर 13 कैरेज थे, यानी कि 13 डब्बे थे और इस पहले नेटवर्क को GIPR यानी कि ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे और ईस्ट इंडिया रेलवे ने मिलकर बिल्ड किया था। और इसकी सफलता के ठीक 1 साल बाद 1854 में ईस्ट इंडिया में और 1856 में साउथ इंडिया में रेलवे को भी लॉन्च कर दिया गया, जिसके साथ साथ 1866 में कैलकाटा दिल्ली रेल लाइन और जून 1867 में अहमदाबाद जबलपुर रेल लाइन की शुरुआत हुई। इस लाइन को भी GIPR के तहत ही लिंक किया गया था और मैं बता दूं कि 1869 के अंत तक लगभग 6000 माइल्स तक रेलवे नेटवर्क का डेवलपमेंट हो चुका था। मतलब कि धीरे धीरे रेलवे ने भारत में अपना पैर पसारना शुरू कर दिया था। दोस्तों, रेलवे का जो इनिशियल डेवलपमेंट फेज था वो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा फंडेड था, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उन्हें उनकी कैपिटल पर 5% का इंटरेस्ट देने का लालच दे रखा था, श्योरिटी दे रखी थी कि भाई आप कैपिटल इन्वेस्ट करिए, हम आपको 5% का इंटरेस्ट देंगे। आगे चलकर 1855 से 1860 के बीच में टोटल 8 रेल कंपनी स्टैब्लिश हुई, जैसे ईस्ट इंडिया रेलवे, GIPR, मद्रास रेलवे, बॉम्बे बड़ोदरा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे। अब अगर आप देखोगे तो इसके इनिशियल डेवलपमेंट में आपको 3 मुख्य बातें दिखाई देंगी। पहला बात ये था कि इसका जो डेवलपमेंट था, इसका जो इनिशियल फेज था, इसमें पूरा तरह से प्राइवेट कंपनियों का फंड था। दूसरा आप देखोगे तो रेलवे का जब डेवलपमेंट हुआ उसमें 50 सालों तक रेलवे लॉस में ही रही थी और इतने लॉस में ये थी कि ये अपने इन्वेस्टर्स को उनके कैपिटल पर 5% का इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रही थी। थर्ड पॉइंट ये आपको देखने को मिलेगा कि जब इनिशियल फेज में रेलवे का डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया उस वक्त इंडिया के पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को ध्यान में नहीं रखा गया था। 1900 से लेकर 1947 तक का वो समय जब इंडियन रेलवे का सेंट्रलाइजेशन और एक्सपेंशन शुरू हो गया था और उसी वक्त 1901 में इंडियन रेलवे ने अपना पहला प्रॉफिट कमाया। आगे चलकर 1901 में रेलवे बोर्ड को एस्टैब्लिश करके
GIPR और ईस्ट इंडिया रेलवे को नेशनलाइज कर दिया गया। फिर कुछ समय बीता, उसके बाद 1925 में बॉम्बे से कुर्ला तक चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का भी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, संचालन शुरू कर दिया गया। और 1929 आते आते रेलवे की टोटल नेटवर्क का लेंथ जो हो गया वो लगभग 66,000 किलोमीटर हो चुका था। और उस वक्त ये 620 मिलियन पैसेंजर्स और 90 मिलियन टन के गुड्स को कैरी कर रही थी। ओवरऑल इन सारी चीजों को देखने के बाद आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ब्रिटिशर्स ने रेलवे का डेवलपमेंट इंडिया के अंदर भले ही अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया हो, लेकिन इसका फायदा इंडिया को भी हुआ। अब चाहे वो फायदा उसके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का हो या नेशनलिज्म का हो। आगे चलकर आप सभी को पता होगा कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटिशर्स तो चले गए। उनके जाने के बाद जब भारत दो भागों में बटा, यानी कि पाकिस्तान का जब डिवीजन हुआ, तो उस वक्त रेलवे भी दो भागों में बट गया, जिससे इसके प्रॉफिट पर यानी इसके बिजनेस पर थोड़ा इफेक्ट पड़ा। और उसी टाइम पर वायलेंट मोब ने रिफ्यूजीज को कैरी करने वाली ट्रेन पर भी अटैक कर दिया, जिससे कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा, काफी डैमेज हुई। ऐसे देखा जाए तो 1947 में भारत में कुल 42 रेल सिस्टम मौजूद थे, जिनको आगे चलकर एक यूनिट में मिलाकर नेशनलाइज कर दिया गया। और इस तरह इंडियन रेलवे जो है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क बन जाता है। फिर उसके बाद आगे की कहानी कहती है कि 1951 में रेलवे के नेटवर्क को जोन में कैटेगराइज करने का भी काम शुरू कर दिया गया, जिसमें कुल मिलाकर 19 जोन और 70 डिविजन्स बने। और 14 अप्रैल 1951 को साउथर्न रेलवे जोन का क्रिएशन होता है। और इसी के साथ साथ 5 नवंबर को सेंट्रल रेलवे और वेस्ट रेलवे जोन का भी जन्म होता है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 14 अप्रैल 1952 को नॉर्थर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन भी बनाए जाते हैं। अब देखना, यहाँ के बाद इस पेज के बाद रेलवे के डेवलपमेंट में एक क्रांतिकारी रूप आया, और वो क्रांतिकारी रूप था कोर के रूप में। कोर आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ आप लोग। यानी कि अब आगे सोचा गया कि भाई अभी तक देखो, अभी तक जो था वो भाप इंजन पर ही काम हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि अब सोचा गया कि अब पूरी तरह से रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए, यानी कि रेलवे का विद्युतीकरण किया जाए। इसी सोच को और इसी पैटर्न को आगे लेकर कोर का निर्माण हुआ। कोर यानी कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। आगे चलकर सन 1980 से लेकर 2000 के बीच में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम काफी तेजी से बढ़ा, और इसी के दौरान लगभग 4000 किलोमीटर के ट्रैक को सबसे पहले इलेक्ट्रीफाई किया गया। और इसी दौरान इंडिया के पहले मेट्रो सिस्टम की शुरुआत कलकत्ता से हुई। आप लोगों ने सुना होगा कलकत्ता मेट्रो, सबसे पहला था कलकत्ता मेट्रो। और इसी सन के बीच में, यानी कि 1880 से लेकर 2000 के बीच में, 1986 में रेलवे सिस्टम के अंदर कंप्यूटरीकरण का भी रिवॉल्यूशन आया। कंप्यूटरीकरण का भी एक क्रांतिकारी दौर आया, और ये वही दौर था जिसने न्यू दिल्ली में सबसे पहले कंप्यूटराइज्ड टिकट और रिजर्वेशन की प्रणाली को स्टार्ट किया। और धीरे धीरे बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास होते हुए 1995 तक पूरे देश में इस प्रणाली को एक्सपेंड कर दिया गया। अब जब बात हो रही है कि इंडियन रेलवे के डेवलपमेंट में कंप्यूटर रिवॉल्यूशन भी आया, तो फिर इसी दौरान दिसंबर 1994 में टेलीफोन बेस्ड फोन इंक्वायरी यानी IVRS का भी शुरुआत हुआ। यानी आप लोग जो फोन पर रेलवे की इंक्वायरीज देख पाते हैं कि कौन सी ट्रेन कब आएगी, कहाँ है, कहाँ नहीं है, इस इंक्वायरी का नाम था IVRS। तो ओवरऑल इस पेज में हमें ये समझ में आता है कि इस पेज का जो मेन फोकस था वो था रेलवे के डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना। दोस्तों, आज इंडियन रेलवे नेशनल डेवलपमेंट का एक फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन ही गया है, लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला सबसे बड़ा सेक्टर बन चुका है। और इन सब चीजों के आधार पर 20th सेंचुरी में इंडियन रेलवे नेशनल इकोनॉमी की लाइफलाइन बन जाती है। अब आगे की कहानी ये कहती है कि भाई आगे चलकर इंडियन रेलवे ने साल 2002 में अपने IRCTC सिस्टम के द्वारा सबसे पहले ऑनलाइन टिकट बुकिंग और रिजर्वेशन की प्रणाली भी स्टार्ट कर दी। और इसी साल रेलवे के ईस्ट कोस्ट, साउथ वेस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और वेस्ट सेंट्रल रेलवे का भी क्रिएशन शुरू हो जाता है। और साल 2002 में ही इंडिया की मेजर सिटी में भी मेट्रो डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया, जिसके साथ साल 2002 में दिल्ली, 2011 में बेंगलोर, 2013 में गुड़गांव तथा 2014 में मुंबई मेट्रो की शुरुआत हुई। दोस्तों, अब यहाँ से रेलवे काफी ज्यादा मॉडर्नाइज हो चुका था। तो 21st सेंचुरी में अगर बात करें डिजिटलाइजेशन की, तो यहाँ भी रेलवे अछूता नहीं रहा। डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव प्रोग्राम को सपोर्ट करते हुए आज रेलवे के लगभग 6000 स्टेशन पर वाईफाई की फैसिलिटी अवेलेबल है। और इसी डिजिटलाइजेशन के तहत 2016 में
इंडिया की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का भी उद्घाटन हुआ। और इसके साथ साथ इसी दशक में इंडिया ने अपनी बुलेट ट्रेन का भी सपना देखा और उसे भी बनाने का काम शुरू कर दिया। ठीक इसके 3 साल के बाद 2019 में इंडिया ने अपनी पहली इंडिजिनस इंजनलेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत भी लॉन्च कर दी, जो भारत के लिए एक आज सबसे बड़ा गौरव है। दोस्तों, आज इंडियन रेलवे को अपनी पहली बुलेट ट्रेन का इंतजार है कि कब वो ट्रेन आए और इंडिया के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को एक नई ऊंचाई पर ले जाए। इसके साथ साथ इंडियन रेलवे प्राइवेटाइजेशन पर भी जोर दे रहा है, जिसके तहत भारत को अपनी सबसे पहली ट्रेन तेजस के रूप में अक्टूबर 2019 में मिली। और इस तरीके से आज इंडियन रेलवे भारत के नेशनल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में अपना पूर्ण रूप से योगदान दे रही है और उसको निरंतर आगे बढ़ा रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इंडियन रेलवे की पूरी जर्नी, पूरी हिस्ट्री? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये स्टोरी। इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस PSU कंपनी या इंडियन कंपनी पर आप चाहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे फेज की, यानी कि करियर अपॉर्चुनिटी इन इंडियन रेलवे। दोस्तों, इंडियन रेलवे आपको 2 तरीके से करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। एक तो है गवर्नमेंट जॉब के लिए और एक है अप्रेंटिसशिप के लिए। तो ये पूरे डिटेल्स में आपको मैं बता रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। देखिए, इंडियन रेलवे जैसा कि मैंने बताया कि 2 कैटेगरीज में आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। सबसे पहला है गवर्नमेंट जॉब के लिए और दूसरा है आपको अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी नौकरी और अप्रेंटिसशिप यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मतलब कि काम करने की लाइव ट्रेनिंग। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, इंडियन रेलवे अप्रेंटिसशिप का मौका आपको देती है। वो इसलिए देती है ताकि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से परिपूर्ण हो जाओ। उसके साथ साथ इसका ये भी बेनिफिट होता है कि आपको रेलवे की जो अपकमिंग वैकेंसीज होगी जिसमें आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 20% का रिजर्व कोटा भी मिलेगा, यानी कि आपको 20% का छूट मिलेगा इसमें आपको। तो अब रेलवे से अप्रेंटिस करना, तो रेलवे एक बहुत बड़ा सेक्टर है। मतलब मैं अगर ये कह लूँ कि रेलवे एम्प्लॉयमेंट का एक महासागर है तो ये गलत नहीं होगा। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इंडियन रेलवे में बॉडीज के नाम पर अगर बात करें तो यहाँ पर इंडियन रेलवे में करियर अपॉर्चुनिटी यानी कि रिक्रूटमेंट करने वाली जो बॉडीज हैं वो है पहली RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और दूसरा है RRC यानी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। ठीक है, RRB में आपको ग्रुप C के जॉब की वैकेंसीज आती है, मतलब जो भी जॉब की वैकेंसीज ग्रुप C के तहत आती है उन्हें कंडक्ट करता है RRB। और RRC में ग्रुप D के पोस्ट जो होते हैं वो निकाले जाते हैं। ठीक है, यानी कि ग्रुप D के पोस्ट को RRC का बोर्ड कंडक्ट करता है। ठीक है, आगे चलकर आप देखेंगे कि इंडियन रेलवे जो है वो आपको जॉब कैटेगरी 4 ग्रुप में प्रोवाइड करती है। ग्रुप A जो कि सबसे हायर पोस्ट होता है, ग्रुप B, ग्रुप C एंड ग्रुप D। ठीक है, तो ग्रुप A, B, C, D, तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि ग्रुप D रेलवे की ग्रुप D की नौकरी, मतलब उतना ही वो जानते हैं। तो ग्रुप A, B इसकी भी जॉब होती है, लेकिन इसका हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस अगर आप फुलफिल कर पाते हैं तो आपको इसमें जॉब मिल सकता है। ठीक है, आप क्राइटेरिया को पूरा करेंगे तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रुप A और B का जो पोस्ट होता है वो होता है गैजेटेड पोस्ट का, यानी कि आप लोगों ने सुना होगा कि गैजेटेड ऑफिसर। ठीक है, और ग्रुप C और D का जो पोस्ट होता है वो नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कि ग्रुप A का जो पोस्ट होता है उसमें आपको टेक्निकल में ये सारे पोस्ट होते हैं। IRSE इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, IRSSE, IRSME, IRSS एंड IRSSE। ठीक है, और जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उसमें आता है IRTS, IRPS, IRAS एंड RPF। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, RPF का जो पोस्ट होता है यानी कि जो पुलिस घूमते रहते हैं बोगियों में, वो भी ग्रुप A का ही पोस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कि ग्रुप A का क्वालिफिकेशंस क्या होता है। तो टेक्निकल में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो टेक्निकल में मैं आपको दिखाता हूँ। टेक्निकल में बैचलर डिग्री होती है, इंजीनियरिंग में चाहिए आपको, मास्टर डिग्री चाहिए वायरलेस कम्युनिकेशन में। अब ये अलग अलग पोस्ट के आधार पर होती है। ठीक है, और क्वालिफिकेशन नॉन टेक्निकल की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे आप डिस्टेंस से ही क्यों न किए हो। ठीक है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो कोई ऐसा प्राइवेट या जाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट बात करेंगे इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस की ग्रुप A का। तो ग्रुप A का रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है टेक्निकल के लिए जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी IES कंडक्ट करता है। ठीक है, और ये होता है, इस एग्जाम का नाम है IES। ठीक है, यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, और इसे कंडक्ट करता है UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो इसमें आपका UPSC के द्वारा ही इसका एग्जामिनेशन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन टेक का। तो नॉन टेक को कंडक्ट करता है CSE यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, कंडक्ट बाय UPSC, इसको भी UPSC ही करता है। ठीक है, और प्रमोशन ऑफ ग्रुप B ऑफिसर्स इन IRTS
देख रहे हैं, यानी कि ग्रुप बी के जो ऑफिसर्स होंगे वही प्रमोट होकर जाएंगे, ठीक है। IRTS में जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं ग्रुप बी में, वही ऑफिसर्स प्रमोट होकर ए के लिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप सी के लिए। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर आपने ग्रुप बी वाला छोड़ दिया, तो मैंने छोड़ा नहीं है। ग्रुप बी पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है, मतलब ग्रुप बी के लिए वैकेंसीज आती ही नहीं है। इसमें वही बंदे अप्लाई करेंगे जो ग्रुप सी में होते हैं, यानी कि ग्रुप सी में अगर आप पहले से काम कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होकर ग्रुप बी में आप चले जाएंगे। तो ग्रुप सी के पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें टेक्निकल जो पोस्ट होते हैं वो होते हैं सीनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, ALP एंड स्विचमैन। और नॉन टेक्निकल पोस्ट की बात करें तो इतने सारे पोस्ट होते हैं जो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। मैं अगर सारे को एक एक करके पढ़ूंगा, बताऊंगा तो काफी ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आगे हम बात करते हैं ग्रुप सी में पोस्ट की। तो पोस्ट टेक्निकल, अब बात करेंगे ग्रुप सी के पोस्ट के क्वालिफिकेशंस की, ठीक है। तो पोस्ट टेक्निकल में ये है और इसके क्वालिफिकेशंस है। इसमें कि आपको सीनियर के लिए दिख रहा है, जूनियर के लिए दिख रहा है ALP, और आप बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ALP पर फोकस करते रहते हैं। तो भाई आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से कि ITI ट्रेड से आपको किस किस ट्रेड में आपका पास आउट होना चाहिए, ठीक है। वो सारे बच्चे आप लोग ग्रुप सी में ALP के दौरान आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इंडियन रेलवे में। तो ग्रुप सी के पोस्ट में टेक्निकल के लिए हम अब सैलरी की बात कर लेते हैं। तो इसका सैलरी रेंज आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप सी के पोस्ट में नॉन टेक्निकल के लिए। तो नॉन टेक्निकल का क्वालिफिकेशंस क्या है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। DMS पोस्ट है, ट्रैफिक अप्रेंटिसशिप है, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट है, जूनियर है, बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट है। उनके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशंस भी दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग देखिएगा और समझिएगा। उसके बाद इसके बाद सैलरी की अगर हम बात करते हैं इसका, तो यहाँ पर भी आपको स्क्रीन पर इसका प्रॉपर सैलरी का डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप डी के पोस्ट, ठीक है। ग्रुप डी में जो टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है, इसमें नॉन टेक्निकल नहीं होता है। ग्रुप डी में सिर्फ टेक्निकल पोस्ट ही है, जिसमें कि गैंगमैन, लाइनमैन, कैबिनमैन, शंटर, वेल्डर, पॉटर और गेटमैन, ये सारे के सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। अगर इस ग्रुप डी के पोस्ट में हम क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, सैलरी की बात करते हैं, वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई। तो उम्मीद करता हूँ कि रेलवे की ये जो जर्नी है वो आपको बहुत इंटरेस्टेड लगी होगी, आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिली होगी। उसके साथ साथ अगर आप रेलवे में अपना करियर बनाने जा रहे होंगे तो आपको ये भी गाइडलाइन मिल गया होगा कि मुझे कौन सा पोस्ट अपनी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से सेलेक्ट करना है और मैं किस पोस्ट के लिए तैयारी करूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, वो देखा देखी में तैयारी कर लेते, अरे फलानवे का तो सैलरी इतना ज्यादा मिल रहा है, हम चलते हैं उसको पढ़ने। ऐसा नहीं होता है। आप देखिए कि आप किसमें कैपेबल हैं, आपकी डिग्री कितनी है। अगर आप ITI में फिटर ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से किए हुए तो आप ALP टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है। अब आप ITI करके ग्रुप ए के पोस्ट का तो सपना नहीं दे सकते ना। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाती, ठीक है। तो भाई रेलवे जो है वो सिर्फ ITI बच्चों के लिए रिजर्व नहीं है, ये भी एक भ्रांति बनी हुई है। तो भाई रेलवे जो है इसमें भी BSc, MSc और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, बहुत सारी वैकेंसी आती है, बहुत सारे पोस्ट इसमें होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा सेशन, पूरा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और मुझे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं हर वीडियो बहुत रिसर्च के साथ लाता हूं ताकि आप लोगों को सही और पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल पाए एक ही वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।